चलिए, तो आज हम लोग बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फ्रिक्शन। क्या होता है फ्रिक्शन? तो आपने जो सुना होगा पहले उस पर बात करते हैं। तो आप में से मैक्सिमम बच्चों ने एक डेफिनेशन सुना है कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच ऑपोजेज मोशन। ठीक है, एक बेसिक सा डेफिनेशन है, 9th-10th में बताया जाता है, बट ये डेफिनेशन गलत है। पहले तो हम जो सही डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जो सही डेफिनेशन है वो है, साथ साथ लिखते जाइएगा, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स which opposes relative motion or tendency of relative motion of contact points या surfaces। ठीक है, अगला चीज जो आपको ध्यान में देना है वो ये है कि फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स and it acts along the surfaces in contact। क्या है, इन चीजों को समझते हैं बारी बारी से। पहला तो कि फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव मोशन। इट डज नॉट अपोजेज मोशन, इट डज नॉट अपोज मोशन, ये मोशन को अपोज नहीं करता है, रदर देन ये रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट को अपोज करता है। इन चीजों को हम बारी बारी हर पॉइंट को समझेंगे। पहला तो यह है कि ये मोशन को अपोज नहीं करता। इसका एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे आपको, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल। ये बुक है और बुक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है। मान लो ये बुक है कैपिटल एम मास का, ये ब्लॉक है स्मॉल एम मास का, ठीक है। मेरा हाथ किसके कांटेक्ट में है? बुक के कांटेक्ट में। तो हम इस ब्लॉक पे तो फोर्स नहीं लगा सकते, हम इस ब्लॉक पे तो फोर्स नहीं लगा सकते। इस ब्लॉक पे जो दो ऑब्वियस फोर्स आपको दिख रहा है, ध्यान से सुनिए, जो दो ऑब्वियस फोर्स इस ब्लॉक पे आपको दिख रहा है अभी तक के हिसाब से, एक तो ऊपर एन होगा और एक इसका वेट होगा, ये तो हम सीख चुके हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस बुक को ध्यान से सुनिएगा, इस बुक को हम इधर एक्सेलरेट कर देते हैं। ये बुक रेस्ट पे था और अगर इसमें कुछ वेलोसिटी आता, मतलब इसके पास एक्सेलेरेशन आया, तो हम बुक पे ऐसे फोर्स लगाते हैं और ये बुक इधर एक्सेलरेट हो जाता है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, बुक एक्सेलरेट हो गया, बुक एक्सेलरेट हुआ, ये तो समझ में आता है कि बुक पे हम फोर्स लगाए तो बुक इस साइड एक्सेलरेट हो गया। आपके लिए कौन सा साइड है? ये लेफ्ट साइड, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में एक्सेलरेट हो रहा है ना। तो हम बोले कि हम बुक पे इस लेफ्ट साइड में फोर्स लगाए तो बुक लेफ्ट साइड में एक्सेलरेट हुआ। लेकिन यहाँ एक देखने वाली बात है कि ब्लॉक पे तो हम कोई फोर्स नहीं लगा, ब्लॉक पे हम कोई फोर्स नहीं लगाए, लेकिन ब्लॉक भी तो लेफ्ट साइड में एक्सेलरेट हुआ। और अगर आप ध्यान से सोचो, ये बुक है, चलो बुक पे ये नॉर्मल वगैरह सब लग रहा होगा, उसको भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बुक का वेट लग रहा होगा, बुक पे ये नॉर्मल लगा रहा होगा ब्लॉक, ठीक है। हम किधर फोर्स लगाए बुक पे? तो लेफ्ट साइड में से हम पुश किए तो बुक एक्सेलरेट हो गया कुछ एक्सेलरेशन से, और हमको दिख रहा है कि बुक और ये साथ साथ चल रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन वही रहा होगा जितना बुक का एक्सेलरेशन रहा, यानी इसका एक्सेलरेशन भी क्या रहा होगा? अब मेरे सवाल का जवाब दो। चलो बुक पे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स दिख रहा है, मेरा फोर्स दिख रहा है, तो बुक एक्सेलरेट हुआ। ब्लॉक पे कौन सा फोर्स था जो इसको एक्सेलरेट कराया? तो ध्यान से देखो, तो ये जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में है,
नॉर्मल तो इसको हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट करा नहीं सकता, नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, तो इसका इधर कोई भी कंपोनेंट नहीं है, और mg भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं है। दैट मीन्स अब बुक को अगर कोई एक्सेलरेट करा सकता है तो वो इन दोनों सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स होगा जो कि हॉरिजॉन्टल में लग रहा होगा। उसी फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन। उसी फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन। ये देखो, ये कांटेक्ट सरफेस के अलोंग लगता, नॉर्मल कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता था, वो भी कांटेक्ट फोर्स था, फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन ये कांटेक्ट सरफेस के अलोंग लगता है। तो ऑब्वियसली एक फोर्स इस पे जो बुक लगा पाया होगा वो कुछ ऐसे ही लगाया होगा, अरे लगाया होगा, तभी तो ये इधर एक्सेलरेट कर सकता, क्योंकि इस पे हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स दिख ही नहीं रहा। एकमात्र फोर्स जो इस पे लग सकता है वो बुक के कांटेक्ट के कारण लग सकता है, अरे लग सकता है, इसी फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। अब ध्यान से देखो, फ्रिक्शन किधर लग रहा है? लेफ्ट में। एक्सेलरेट किधर हो रहा है? लेफ्ट में। तो बचपन से जो आप डेफिनेशन पढ़े हो कि फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, गलत है कि सही? गलत, गलत है ना। देखो ये तो फ्रिक्शन के कारण ही इसका मोशन हो रहा है ना। तो अब ये रट लेना भी गलत है कि फ्रिक्शन कॉजेज मोशन, है ना। तो सही डेफिनेशन क्या है? फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब बिना कांटेक्ट के ये एक्ट नहीं करेगा। जैसे दो सरफेस बिल्कुल बिल्कुल 1 मिलीमीटर ऊपर नीचे है, 1 मिलीमीटर का भी गैप है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। हाँ, कांटेक्ट होने पे जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन लगे, बट अगर गैप है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो इट इज ए कांटेक्ट फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ध्यान से सुनते जाना, दोनों चीज पे बात करेंगे। इट अपोजेज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन क्या है इस पे भी बात करेंगे, रिलेटिव मोशन आप लोग जानते भी हो। एंड इट ऑल्सो अपोजेज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, है ना। जब रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और जब टेंडेंसी को अपोज कर रहा होता है तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। उस पर आएंगे हम, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बारी बारी हर टर्म हर चीज को समझेंगे, ठीक है। एंड इट एक्ट्स अलोंग द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अच्छा, ये बॉडी के रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना। इट अपोजेज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट या कॉन्टैक्ट सरफेस। बॉडी के रिलेटिव मोशन को नहीं देखना है, उस पर भी हम बात करेंगे। यहां पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज इसमें छुपा हुआ। तो किसके रिलेटिव मोशन पे ध्यान रखने का? कॉन्टैक्ट पॉइंट या कॉन्टैक्ट सरफेस के। जैसे आप जमीन पे चल रहे हो ना, तो आपका मोशन आगे हो रहा है, वहां वो कोई मायने नहीं रख रहा, मायने ये रख रहा है कि आपका पैर और ग्राउंड के बीच जो सरफेस कांटेक्ट में है उसका रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन क्या है। समझ में आया? तो ये ध्यान दीजिएगा, आप भले आगे जा रहे हो, है ना, उससे आप फ्रिक्शन डिसाइड नहीं करोगे। आप देखोगे कि आपका पैर और ग्राउंड के बीच जो कांटेक्ट हो रहा है ना, तो एक के रिलेटिव दूसरे का मोशन किधर है उसका देखना, ना कि आपके बॉडी का देखना, है ना। तो रिलेटिव मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, कॉन्टैक्ट पॉइंट के रिलेटिव मोशन पे मेरा ध्यान होना चाहिए। कोई दिक्कत? अभी सब चीज समझाएंगे, परेशान नहीं होना। तो देखो, ये बोलना है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, सही या गलत? गलत। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण ही मोशन हुआ, तो अब ये रट लेना कि फ्रिक्शन मोशन कॉज करता है, ये भी गलत है ना। इसका एग्जांपल, अब इसी ब्लॉक को ऐसे जमीन पे ऐसे फेंक दे तो ये थोड़ा दूर रगड़ाता हुआ जाएगा, फिर रुक जाएगा। अरे इसी ब्लॉक को अगर टेबल पे रख दे ऐसे, आप करके देखना, और इसको ऐसे धक्का दोगे तो थोड़ा दूर जाके रुक जाता है। तो क्या होता है, ब्लॉक को आप ऐसे वेलोसिटी देते हो, है ना, ध्यान से सोचना। इस पे नॉर्मल ऊपर लग रहा, mg नीचे लग रहा, और ये कुछ दूर बाद जाके रुक जाता है, कुछ दूर जाके रुक जाता है। ध्यान से सोचो, ये तभी रुका होगा जब इसका एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के ऑपोजिट रहा होगा। अच्छा, यानी इसका एक्सेलरेशन किधर रहा होगा? पीछे। अब आप ही सोच के बताओ, आप ही सोच के बताओ, क्या नॉर्मल के कारण लेफ्ट में एक्सेलरेशन हो सकता है? mg के कारण हो सकता है? नहीं। मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो ऐसा लगा होगा, यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे यही तो एकमात्र फोर्स है, और तो कोई फोर्स दिख ही नहीं रहा, और इसी फोर्स के कारण एक्सेलरेशन किधर हुआ? पीछे।
तभी तो ये धीरे धीरे जाके रुक जाता। देखे हो ना भाई, डे टू डे एग्जाम्पल की बात कर रहा है कि नहीं। तो यहां पे देखो फ्रिक्शन मोशन को खत्म कर दिए। तो इसीलिए ये रटना है कि फ्रिक्शन मोशन कॉज कराता है या फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता, सब गलत है। एकमात्र डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन और परफेक्ट डेफिनेशन क्या है? फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी। टेंडेंसी पे भी बात करेंगे, है ना। सिर्फ रिलेटिव मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन की अगर टेंडेंसी भी हो तो उसको भी फ्रिक्शन अपोज करता है। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट और कॉन्टैक्ट सरफेसेस। कोई दिक्कत? बिल्कुल ध्यान से इसको लिखिए और हर चीज को लिखिए। देखिए यहां पे फ्रिक्शन के कारण मोशन हो रहा है, यहां पे फ्रिक्शन के कारण मोशन खत्म हो रहा। समझ में आ रहा? फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। जो 5 फोर्स मैकेनिक्स में पढ़ना है उसमें से सबसे टफ फोर्स, जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा, वो फ्रिक्शन ही है। तो अच्छे से इस सब चीज को नोट डाउन कीजिए, फिर इस पे बात करेंगे। आज पहला लेक्चर है, ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल होने वाला है ना। लेकिन अगर एक भी पॉइंट आप मिस करते हो तो हवा टाइट होने वाली है ना। तो अच्छे से लिखो। चल, फ्रिक्शन नेचर वाइज जो इसका फंडामेंटल नेचर है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में है ना। हम बोले थे ना कि न्यूक्लियस के बाहर 2 ही तरह का फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब चार्ज इंटरेक्शन, है ना। मॉलिक्यूलर लेवल पे हो सकता है, एटॉमिक लेवल पे हो सकता है। तो फ्रिक्शन भी जो आपके सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं उनके मॉलिक्यूलर और एटॉमिक इंटरेक्शन के कारण, बेसिकली आप बोल सकते हो चार्ज इंटरेक्शन के कारण ही डेवलप होता है। ठीक है। तो फ्रिक्शन का अगर बेसिक नेचर की बात करें तो ये भी कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम क्या बोले हैं? न्यूक्लियस में 2 फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। और न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ और सिर्फ 2 ही फोर्स है। कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब मास इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब चार्ज इंटरेक्शन। तो फ्रिक्शन भी बेसिकली इसका ओरिजिन कहां से है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। बिल्कुल जस्ट लाइक टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ऑल दिस फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। आप किसी चीज को पुश करते हो तो जो नॉर्मल लगता है दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। वो एटॉमिक लेवल पे एक दूसरे के मॉलिक्यूल को पुश करते हो तो वो फिर वापस अपने जगह पे आने की कोशिश करता है। कोई दिक्कत? चलो, तो फ्रिक्शन नेचर में कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब फ्रिक्शन बेसिकली 2 तरह का होता है, ध्यान से सुनो। पहला होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और सबसे ज्यादा परेशान स्टैटिक फ्रिक्शन करने वाला है ना, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन अगेन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है जो अपने वैल्यू को बदल सकता है जरूरत पड़ने पर, है ना। तो जो सेल्फ एडजस्टिंग होता है वो हमेशा परेशान करेगा, है ना। उसका कोई फिक्स वैल्यू होता नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फिक्स वैल्यू होता है। ये थोड़ा सा आसान है रिलेटिवली दोनों में, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों पे बात करते हैं बारी बारी से। जैसे भी ये एग्जाम्पल लिए थे बुक और ब्लॉक का, ध्यान से सुनना। बुक और ब्लॉक का हम एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। जब हम बुक को इधर मूव कराते हैं तो ब्लॉक भी इसके साथ मूव कर रहा है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, याद है? ब्लॉक का अगर बनाओगे तो ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, और अगर इधर एक्सेलरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली इसको कौन एक्सेलरेट करा रहा होगा? फ्रिक्शन। अरे करा रहा होगा। अब बुक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ अगर साथ में लगे हाथ, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो चूंकि ये फ्रिक्शन ये इस पे एक्ट किया इधर, तो इस पे एक्ट करेगा थर्ड लॉ से इधर। ये इस पे नॉर्मल ऊपर लगाया तो इस पे नॉर्मल नीचे लगाएगा। आपका हाथ का फोर्स होगा, उसको कंबाइंडली हम इधर F दिखा लेते हैं
और एक नीचे से आप नॉर्मल लगा रहे होगे जो इसको बैलेंस किए हुए एन डैश। अरे है कि नहीं? अच्छा, जो पॉइंट कांटेक्ट में है, बुक का बेस और ब्लॉक का जो बेस कांटेक्ट में है, ध्यान से देखो, बुक मूव कर रहा है ग्राउंड के रिलेटिव, ब्लॉक भी मूव कर रहा है, तो बच्चे वो सोचते हैं कि अच्छा यहां तो मोशन हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। गलत। हमको क्या देखना है? कांटेक्ट पॉइंट का मोशन। क्या देखना है? कांटेक्ट पॉइंट का। तो यहां देखो, ये जो दोनों पॉइंट कांटेक्ट में है, इसका बेस और बुक का बेस, क्या उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन है? नहीं, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। जो कांटेक्ट पॉइंट है वो कैसे मूव कर रहा है? साथ साथ मूव कर रहा है। मतलब कांटेक्ट पॉइंट्स के बीच, जहां फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, अगर उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो तो जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वही क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या है डेफिनेशन दोगे? व्हेन देयर इज नो relative motion between contact points या surfaces। अगेन बॉडी के मोशन को नहीं देखना है, किसके मोशन को देखना है? कांटेक्ट पॉइंट के मोशन को देखना है ना, है ना? तो ये यहां पे बुक और ब्लॉक के बीच में कैसा फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन तो है, ये तो पहले ही देख चुके हैं। तो कैसा है? स्टैटिक है। और यही देखो, इसी ब्लॉक को अगर हम इधर ऐसे पुश कर दें, बुक को रहने जमीन पे और इसको इधर पुश करते तो ये रुक जाता है। यहां से देखो, रुक गया। उसमें दिख रहा है क्या? देखो, इसको हम इधर वेलोसिटी देते हैं तो यहां क्या रुक गया? बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है? इस केस में क्या होता होगा, ध्यान से देखना। ये सरफेस है बुक का जो कि रेस्ट पे, ब्लॉक को हम वेलोसिटी किधर दिए? इधर। कुछ दूर पे जाके रुक गया, मतलब पक्का इस पे फोर्स किधर लगा होगा? पीछे, है ना? तो सरफेस पे फ्रिक्शन आगे लगा होगा, वो अलग बात है। ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगा होगा? पीछे। ये फ्रिक्शन कैसा होगा? यहां से चला, यहां जाके रुक गया। ये फ्रिक्शन कैसा होगा? ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। कैसे? तो जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, क्या उनका रिलेटिव मोशन हो रहा है? क्या वो एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर आप बुक पे बैठ के देखोगे तो ये वाला सरफेस आगे जाता हुआ दिखेगा, अरे दिखेगा। और देखो यहां पे बुक के रिलेटिव ब्लॉक किधर चल रहा है? राइट में। तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? लेफ्ट में। और ये फ्रिक्शन कैसा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन है ना? अब बुक और ये एक साथ एक वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, और जैसे ही वेलोसिटी अलग तो रिलेटिव मोशन, और जैसे ही रिलेटिव मोशन तो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिख लो, when there is relative motion between contact points or surfaces। when there is relative motion between contact points and surface, then the friction acting between them must be kinetic friction। then the friction acting between them must be kinetic friction। यहां तक लिखो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको देने वाले हैं जिसको सुन के शायद आप शुरू में चौंक सकते हो। पहले थोड़ा सा आसान वाला पार्ट पे बात करते हैं, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा, ध्यान से सुनना, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स opposite to the direction of relative motion of contact points। ये लिखो।
इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ कांटेक्ट पॉइंट। ये कांटेक्ट पॉइंट के रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट लगता है। यानी ये ग्राउंड है, इस ब्लॉक को आप इधर वेलोसिटी दे दो, ध्यान से सुनना। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इस ब्लॉक पे। पहले तो बताओ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो आप बोलोगे कि ग्राउंड के रिलेटिव जो पॉइंट कांटेक्ट में वो मूव कर रहा है, बिल्कुल मूव कर रहा है, तो कैसा फ्रिक्शन, तो तुरंत बोलोगे काइनेटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल सावधानी से सुनते जाइएगा। ग्राउंड के रिलेटिव मूव कर रहा है, ब्लॉक किधर, राइट में मूव कर रहा, तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। इसी को मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो इस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको भी से बेटर है रिलेटिव वेलोसिटी लिखा करो, है ना, ताकि कभी कंफ्यूज नहीं। तो यहां पे ग्राउंड, यहां पे जो इसकी वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिलेटिव वही वेलोसिटी है ना, तो वी आर, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के का मतलब होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर वो ऑपोजिट होगा रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन का। कोई दिक्कत? थोड़ा सा टफ करता है, थोड़ा सा टफ करें। मान लो एक ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक आगे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अच्छा, जो भी वेलोसिटी लिख रहे हैं हम वो ग्राउंड से लिख रहे हैं। कहां से लिख रहे हैं? ग्राउंड से। और एक दूसरा ब्लॉक है जो कि ग्राउंड से दिख रहा है चलता हुआ 2 मीटर पर सेकेंड से। कितने से? ये ट्रक पे चल रहा है, ये कहां रखा हुआ ब्लॉक? ट्रक पे। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। ये ट्रक चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, कुछ नहीं बोला गया, तो सारा वेलोसिटी कहां से लिखा गया होगा? ग्राउंड के रिलेटिव। तो ये ट्रक है और ये मास m है। ये ग्राउंड से कितने से चलता हुआ दिख रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से। इस डायरेक्शन को हम मान लो बोल देते हैं आई कैप। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। कोई दिक्कत? मेरा सवाल है, अच्छा ट्रक और इसके बीच में फ्रिक्शन है, मतलब रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस नहीं मानना। जब तक कुछ नहीं बोले तो कैसा मानते थे? स्मूथ। आप बोल रहे कि रफ सरफेस है ना, तो यहां पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। तो पहला नेचर ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कौन सा फ्रिक्शन है? नेचर ऑफ फ्रिक्शन। और दूसरा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। कितना लग रहा है उसमें बाद में बात करेंगे, है ना। पहले तो ये बताओ कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है और किधर लग रहा है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, 1 मिनट सांस लो, सोचो आराम से। अच्छा सवाल, ध्यान से सुनो। क्या ट्रक और ब्लॉक एक ही रफ्तार से चल रहा है? नहीं, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। मतलब इस पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन तो हो रहा होगा, ये तो श्योर हो गया। तो जैसे ही रिलेटिव मोशन होगा तो कैसा फ्रिक्शन, यहां पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। हमेशा ध्यान रखना, हम जहां पे फ्रिक्शन चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के रिलेटिव मोशन को चेक करेंगे, उस कांटेक्ट पॉइंट के। बॉडी के मोशन से हमको कोई लेना देना नहीं। तो एक चीज पता है कि ये ट्रक 10 से मूव कर रहा है और ब्लॉक 2 से मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, मतलब दे मस्ट हैव सम रिलेटिव वेलोसिटी। अरे है कि नहीं? दैट मीन्स कि काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत? अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन चेक करने के लिए कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी चेक करते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्यों ना हम ट्रक के फ्रेम में चले जाएं या ब्लॉक के फ्रेम में चले जाएं, ज्यादा बेटर होगा। पहले ट्रक के फ्रेम में जाके बनाते, दोनों से सेम आएगा, ठीक है। जैसे ही आप ट्रक के फ्रेम में जाओगे तो ट्रक आपको चलता हुआ दिखेगा? नहीं। क्या ये ब्लॉक अब 2 से दिखेगा? नहीं। 2 में इसकी वेलोसिटी को जोड़ोगे 10 उल्टा,
तो ब्लॉक अब आपको चलता हुआ दिखेगा इधर 8 मीटर पर सेकेंड से। मतलब अगर ट्रक में आप बैठ जाते तो ट्रक में ब्लॉक आपको पीछे जाता हुआ दिख रहा होता। अरे समझ में आ रहा? ट्रक के रिलेटिव ब्लॉक किधर जा रहा है? पीछे। कितने से? 8 मीटर पर सेकेंड से। अब ध्यान से सोचो, अब ट्रक में हो, ट्रक के रिलेटिव ये ब्लॉक इधर जा रहा है कितने से? तो ट्रक के रिलेटिव इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? इधर। अरे है ना, ये ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन आई कैप के डायरेक्शन में। क्या ये चीज आपके समझ में अब धीरे धीरे आ रहा है? आई होप आ रहा होगा। एक और सिंपल एग्जांपल लेंगे। अच्छा, आप बोलोगे कि सर ब्लॉक के फ्रेम में चले जाए तो बनेगा क्या? तो भी बनेगा। आप बोलोगे नहीं सर हम ट्रक के फ्रेम से नहीं, रिलेटिव मोशन ही मायने रखता ना, ब्लॉक से दिखाओ। आप ब्लॉक से भी दिखा देते। देखो ब्लॉक से भी बैठोगे तो फ्रिक्शन ऐसे ही दिखेगा ब्लॉक पे, है ना। तो ब्लॉक पे बैठोगे तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। ये 10 से चल रहा है, ये 2 से चल रहा है। जैसे ही आप ब्लॉक पे बैठोगे तो ब्लॉक तो अब नहीं चलेगा, है ना। ये 2 से इधर चल रहा था, तो इसकी वेलोसिटी उल्टा करके इसमें जोड़ोगे, यानी ट्रक अब आपको कितना से आगे जाता हुआ दिख रहा होगा? बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। 8 से। यानी ये ब्लॉक वाला बोलेगा कि जो कांटेक्ट पॉइंट नीचे जस्ट नीचे हम अलग बना रहे हैं, ये कांटेक्ट में है, ये पॉइंट कितने से मेरे रिलेटिव आगे जा रहा है? 8 से। तो इस यहां पे कितना फ्रिक्शन लगेगा? पीछे। अगर इस पे पीछे लगा तो इस पे आगे। देखो कोई दिक्कत है क्या? थर्ड लॉ। अरे हम ब्लॉक पे बैठे तो ब्लॉक नहीं चल रहा, ये ट्रक आगे चल रहा है कितने से? 8 मीटर पर सेकेंड से। तो इसके रिलेटिव ये पॉइंट अगर आगे जा रहा है तो ये पॉइंट इस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा? पीछे। हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट, हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट। कभी भी फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी को सपोर्ट नहीं कर सकता है। समझ में आया? तो पीछे लग जाएगा। देखो फिर वही डायग्राम बन के आया क्या जो पहले आया था? चाहे आप ट्रक के फ्रेम से देखो या किसके फ्रेम से? ब्लॉक के फ्रेम से। कोई दिक्कत? तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है? कांटेक्ट पॉइंट के रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट, कांटेक्ट पॉइंट के रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट। और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो वैल्यू होता है, वो फिक्स होता है। वो क्या होता है? फिक्स। और ये होता है म्यू के एन। पहले लिखो फिर समझाते हैं। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन तो पता चल गया, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? म्यू के एन। जहां पे एन क्या है? ये वही अपना पुराना सा प्यारा सा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। और म्यू के क्या है? इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये किस बात पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि जो दो सरफेस कांटेक्ट में है ना, वो कैसे है। मतलब ये बेसिकली उनके नेचर पे, उनके रफनेस पे डिपेंड करता है। तो ये जैसे ही हम इसके लिए बात कर रहे हैं यहां पे, तो इन दोनों के बीच में जो म्यू का वैल्यू होगा, म्यू के का, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा। तो म्यू के का वैल्यू ना तो इस पे डिपेंड करेगा ना तो इस पे, वो इसके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। इसके साथ हो सकता है ज्यादा सरफेस हो और किसी स्मूथ पे रखो तो कम फ्रिक्शन हो, तो वहां पे म्यू के कम हो जाएगा और यहां पे म्यू के ज्यादा हो जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है? कॉम्बो पे, जो दो कॉम्बिनेशन है ना सरफेस का कांटेक्ट में, उस पे डिपेंड करता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है एक तरह से। कोई दिक्कत? अरे समझ में आया? समझ में आया? एन क्या है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल यहां पे दे, चलो यही बात है फिर से।
ये ट्रक है 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, इसमें रखा हुआ ब्लॉक ग्राउंड से कितना से जाता हुआ दिख रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से। सेम वही सवाल, इस डायरेक्शन को हम बोल रहे हैं आई कैप, ब्लॉक का मास मान लेते हैं 10 kg, अरे है ना। तो आपको बताना है फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे फ्रिक्शन जो लगने वाला है वो बताना है। जब भी फ्रिक्शन पूछे तो आपको फोर्स वेक्टर बताना है ना, जब भी फोर्स पूछे तो बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। तो ट्राई करो। देखो इसमें थोड़ा सा एक चीज कर लेना, म्यू के का वैल्यू लिख लेना 0.4, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको, देखो क्या होगा कि अभी तुरंत हम देखें कि इसके रिलेटिव ब्लॉक किधर जा रहा है, इसके रिलेटिव ब्लॉक किधर जा रहा है, पीछे तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इधर, अरे लग रहा होगा। और ये फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना ले, ऊपर नॉर्मल एंड नीचे mg 10 × g, कोई दिक्कत। और इसमें तो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा, तो यहां से नॉर्मल का वैल्यू क्या आ जाएगा 10g यानी 100 न्यूटन। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन पहले ही पता चल चुका है, और काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, चूंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये कितना हो जाएगा बराबर 0.4 × 100 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन। कोई दिक्कत, यहां तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से एक सवाल और कर लो यहीं पे। थीटा 37 डिग्री है और ये 10 kg का मास है, इसको ऊपर रफ्तार दे दिए कुछ, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे पुश कर दिए एक बार, तो ये कुछ दूर जाके रुकता है, ये तो आपको पता है। हो सकता है फिर से स्लाइड करने लगे अगर सरफेस स्मूथ हो, अगर स्मूथ नहीं है तो ये ऊपर जाके रुक जाएगा, और अगर स्मूथ है बहुत ज़्यादा उस पर बात करेंगे कि कितने, वो उसके लिए क्या कंडीशन है, वो अलग बात है। बट एक चीज़ तो श्योर है कि एक बार तो ये रुकेगा, मोमेंटरली एक बार तो रुकेगा। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से इसको ऊपर फेंक दिए इंक्लाइंड के अलॉन्ग, इंक्लाइंड का वैल्यू कितना है 37 डिग्री, और यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कॉफिशिएंट का वैल्यू है वो अगेन है 0.3, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना दूर चढ़ के ये पहली बार रुकेगा, है ना। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक up the incline, find the distance covered by the block up the incline for the first time, for the first time, sorry, up the incline before it stops for the first time. Find the distance covered by the block up the incline बिफोर इट कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। लिखो जल्दी से, बनाओ, ट्राई करो। चलो सबसे पहला काम तो फ्री बॉडी डायग्राम, पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम। मैकेनिक्स भाई सीखना है, समझना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में कोताही मत करो। अगर आप चाहोगे कि ऐसे ही हवा में काम चला लें तो कभी नहीं चलने वाला, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ध्यान से सुनना, ऊपर फेंका गया है, तो इस सरफेस के रिलेटिव, इंक्लाइन के रिलेटिव किधर जा रहा है ऊपर, तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा पीछे, ब्लॉक के सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे, क्योंकि इंक्लाइन के रिलेटिव ब्लॉक ऊपर जा रहा है। कोई दिक्कत,
नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स mg, और तो कोई फोर्स नहीं है ना। चलो, हमको ये पता है कि इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि आप जब इंक्लाइन पे ऐसे स्लाइड किए तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर थोड़ी मूव कर रहा। तो ऐसा करते हैं कि इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं x, या नीचे x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगला काम, फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे तो n को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये mg cos थीटा, m कितना दिए थे, m 10 kg दिए थे, तो ये हो जाएगा 100 cos 37 4/5, अरे होगा, और इधर हो जाएगा mg इंटू साइन 37 होगा। अरे mg cos थीटा और साइन थीटा ये तो बार बार कर चुके हैं, इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा 60, अरे हो जाएगा 100 इंटू 4/5 20 80, और इधर करोगे 100 इंटू 3/5 तो 60, और इधर आ जाएगा 80। ठीक है, चल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो लिख दें प्लस में n माइनस में 80 बराबर 0, तो n बराबर 80। सर n का काम है, बिल्कुल काम है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिक्स होता है। अच्छा, म्यू का वैल्यू क्या लिए थे, 0.3, इसमें म्यू के कितना लिए थे 0.3, तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है वो तो पता है क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 80, यानी ये कितना आ जाएगा 24 न्यूटन, अरे होगा, तो इधर आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 24 न्यूटन, कोई दिक्कत। अच्छा, इसको x माने ऊपर को तो नीचे माइनस हो जाएगा, चलो x में इक्वेशन लिखें, तो माइनस में 60 और माइनस में ही 24, और मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मान लेते हैं, है तो नहीं बट मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, अपने आप सही हो जाएगा। ऐसे तो दिख रहा है कि नेट फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन भी पीछे ही होगा, है ना। तो बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है इंटू ए, तो यहां से ए आ जाएगा -8.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 60 और 24 84 हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इधर नहीं है, नीचे की तरफ है, तो हो गया, आपका काम हो गया। देखो वेलोसिटी कितना है, कितना रफ्तार दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है 8.4, तो मान लो इधर कितना चला होगा, डेल्टा x चल के रुक गया होगा, तो v क्या हो गया 0, इसको बोल दो u, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, तो u क्या लिखोगे +5, a क्या लिखोगे -8.4, तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकालोगे, अच्छा v क्या है 0, तो ये इक्वेशन लगा लेना, v² = u² + 2a डेल्टा x, सॉल्व कर लेना जो भी वैल्यू आता है, कर लोगे, अरे कर लोगे। अभी तक हम लोग सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, जहां कांटेक्ट सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, जहां कांटेक्ट सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, कोई दिक्कत। आई होप यहां तक में सब ठीक ठाक है। अच्छा, म्यू के जो है वो बेसिकली जो दो सरफेस कांटेक्ट में है ना उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे ग्लास थोड़ा स्मूथ होता है तो म्यू कम होगा, रबर को आप घसीट के ले जा रहे हो किस पे, रोड पे, तो उस समय ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो म्यू ज़्यादा होगा। वो बेसिकली कम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, उसका वैल्यू आपको अच्छी वर्मा में मिल जाएगा, एक चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है ना। कॉपर के बीच में क्या होगा, है ना, वुड पे आयरन के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू का वैल्यू दिया होगा, ठीक है।
तो अभी तक हम बात कर रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की, है ना। तो ये अच्छा सवाल था अपने आप में, कोई दिक्कत बेसिक के लिए। अब एक और सवाल करते हैं। थोड़ा सा ऐसा ही मिलता जुलता है ना। मान लो एक यही ब्लॉक है, सेम सिचुएशन है, इसको नीचे रफ्तार दे दिए 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। किधर रफ्तार दे दिए, नीचे रफ्तार दे दिए 5 मीटर पर सेकेंड, और फ्रिक्शन का वैल्यू कर दो आप एफ के, आप कर दो 0.8, कितना कर दो 0.8, ठीक है। सॉरी म्यू का वैल्यू, म्यू के का वैल्यू 0.8 कर दो, और इस बार ब्लॉक को नीचे पुश कर दिया, ले जाके धक्का दे दिए, स्लाइड करके नीचे आएगा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है पता है, या तो वो रुक जाए, अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो कुछ दूर जाके रुक जाएगा, या फ्रिक्शन कम रहा तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे आता रहेगा हमेशा, है ना। तो आपको बताना है कि क्या ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा, और रुकेगा तो कितनी दूर जाके रुकेगा। समझ में आया। अरे अगर मान लो इसका नेट एक्सेलेरेशन mg का एक कंपोनेंट इधर होगा mg cos थीटा, और इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा पीछे, तो नेट फोर्स अगर आगे की तरफ हो जाए mg sin थीटा जो है, सॉरी mg sin थीटा अगर बड़ा हो फ्रिक्शन से, तो ये नीचे एक्सेलेरेशन भी नीचे और वेलोसिटी भी नीचे, तो ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा रफ्तार। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है पीछे, और mg sin थीटा किधर लग रहा है आगे, बड़ा कौन हो जाए फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स इस पे किधर क्रिएट हो जाएगा पीछे, तो नेट एक्सेलेरेशन किधर क्रिएट हो जाएगा पीछे, वेलोसिटी आगे एक्सेलेरेशन पीछे, तो ये स्लो डाउन होकर रुक जाएगा। अरे रुकेगा। तो मेरा सवाल है कि क्या ये रुकेगा या फिर चलता चला जाएगा, और रुकेगा तो कितनी दूर जाके रुकेगा, ट्राई करो। अच्छा, इसमें सारा जो डाटा है वो पिछले सवाल वाला, मतलब मास आपको पता होना चाहिए 10 kg है, 37 डिग्री है ना। बाकी सारा डाटा क्या है वही, हम बेसिकली क्या है ना, उसको ऐसा समझो सरेस से और घिस के जो होता है ना, थोड़ा सा रफ कर दिए, है ना, सरफेस को रफ कर दिए, सैंड पेपर जिसको बोलते हैं आप लोग, बिहार में उसको सरेस पेपर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, उसका टेक्निकल वर्ड है सैंड पेपर। बिल्कुल वैसे ही काम, पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही बनाना है। अरे बनाना है, चलो ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, mg मतलब 100 लिख देते हैं अब सीधा, है ना। तो 100 का दो कंपोनेंट आया था, इधर कितना आया था 80, और इधर कितना आया था 60। 100 को हटा दो, और फ्रिक्शन इस बार किधर लग रहा होगा पीछे, क्यों, क्योंकि इंक्लाइन के रिलेटिव ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे लगे, है ना, रिलेटिव मोशन के, रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट, ठीक है। तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा, ऐसा कर लेते हैं x और इसको बोल लेते हैं y। वेलोसिटी इधर है, दिखाने की जरूरत नहीं होता, फ्री बॉडी डायग्राम से अलग है ये, है ना। इसको फ्री बॉडी डायग्राम का हिस्सा मत समझना। चलो, तो y में इक्वेशन लिखे n-80 बराबर 0, n बराबर 80। कोई दिक्कत। अगला फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 80 यानी 64 न्यूटन, है ना। तो x में फोर्स देखो, इधर 60 इधर 64, है ना। तो मान लेते हैं एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, किधर एक्सेलेरेशन है पीछे की तरफ, मतलब -x में। एक्सेलेरेशन किधर मान रहा है -x में, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, प्लस में 60 माइनस में 64 बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन जो हम मान रहे हैं माइनस में, तो माइनस साइन लिख दिए। तो यहां से a का वैल्यू आ जाएगा
4/10 आएगा, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब बोलोगे सर ये तो प्लस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अरे प्लस में ही आना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन तो आप ऑलरेडी मान चुके हो, और जो डायरेक्शन माने हो और उसके बाद रिजल्ट अगर प्लस में आए तो इसका मतलब आप सही माने हो, है ना। तो मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है, पीछे की तरफ, है ना। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, अब इसका काइनेमेटिक वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नीचे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऊपर 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पक्का ये कहीं ना कहीं रुक रहा होगा, रफ्तार कम होते होते रुकेगा। तो मान लो कितना हो गया, v0 कितना चला, डेल्टा x, इसी डायरेक्शन को प्लस मान लेना, है ना। तो u बराबर क्या लिखोगे, +5, ठीक है, सॉल्व आप करोगे। एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, -0.4, और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, v क्या है, 0, v क्या है, 0। तो नोट करो जल्दी से। तो आई होप काइनेटिक फ्रिक्शन क्लियर रहा, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन पे। आज स्टार्ट कर दे रहे स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर ज़्यादा बात हम लोग कल करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। क्या है भाई स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो फ्रिक्शन जो दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा हो तब जब एक्ट कर रहा हो तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक भारी सा अलमीरा आपके घर में रखा हुआ, एक भारी सा अलमीरा आपके घर में रखा हुआ, ठीक है, एकदम भारी सा, बुक भरा हुआ पूरा। क्या सर आप भी गंदी बात करते हो, बुक कौन रखता है, ठीक है, मान लो इसमें बुक रखा हुआ, भारी सा अलमीरा आपके दादाजी का, ठीक है, एकदम बीच में रखा हुआ, मतलब इसके चारों तरफ से कोई दीवार विवाल नहीं, ठीक है। तो दो फोर्स तो हम इस पर बिल्कुल बना सकते हैं, नॉर्मल और mg। हाँ सर, तो बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, ग्राउंड के रिलेटिव या अलमीरा का जो सरफेस कांटेक्ट में, क्या वो मूव कर रहा है? आप घर में रखते हो और अलमीरा चलना शुरू कर देता, नहीं कर रहा। मतलब अलमीरा का जो सरफेस ग्राउंड के कांटेक्ट में, देखो फ्रिक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस पे लगता है ना। तो ये जो सरफेस है और जो ग्राउंड का सरफेस है, थोड़ा सा अलग बना लेते हैं देखने के लिए। तो यहां पे इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है ना। तो यहां पे कोई भी रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, ठीक है, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, ठीक है सर, अच्छी बात है, नहीं हो रहा। मेरा सवाल है कि अभी जो फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में लग रहा है, क्या लग भी रहा है कि नहीं लग रहा, और लग रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन है, और लग रहा है तो कितना लग रहा है ना। तो आपको बताना है नेचर ऑफ फ्रिक्शन, नेचर ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा कितना मैग्नीट्यूड लग रहा है फ्रिक्शन का, मैग्नीट्यूड, तीसरा डायरेक्शन, नेचर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। शुरू हो जाओ। तो देखो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है तो आप गलत हो, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। अगर सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, दैट डजंट मीन कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ही, दैट डजंट मीन कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ही। इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो यही मान लो वो अलमीरा, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, फ्रेम चेंज करते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होगा, पर थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऑटो फोकस में डालें तो फोकस थोड़ा सा हंट करेगा, उसके लिए परेशान नहीं होना, समझने की बात है, ठीक है, उसको ध्यान से समझना। तो मेरा सवाल है कि इस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। ये मेरा अलमीरा है, रखा हुआ चुपचाप इस कमरे में,
कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। तो चलो मान लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। काइनेटिक तो लग नहीं सकता, क्योंकि देखो ये जो ग्राउंड है नीचे और इसका जो बेस है, इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं है। मतलब होगा तो कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ निगेशन। मेथड ऑफ निगेशन कि मान लेते हैं आप इंटेलिजेंट हो और प्रूफ कर देंगे कि आप इंटेलिजेंट हो, तो ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं सॉल्व कर पाए दैट मीन्स आप बेवकूफ हो, है ना। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ निगेशन। तो हम मेथड ऑफ निगेशन से प्रूफ करेंगे कि इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये रहा मेरा अलमीरा जो आपको नीचे दिख रहा है, ये वाला, ये चुपचाप पड़ा हुआ। इस पे एक नीचे mg, एक ऊपर नॉर्मल। बिल्कुल सावधान हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं हम, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग गया, मान लेते हैं। चलो नॉर्मल को तो mg बैलेंस कर लेगा, नॉर्मल को तो mg बैलेंस कर लेगा। इस फ्रिक्शन को कौन बैलेंस करेगा, कोई नहीं। अरे हॉरिजॉन्टल में और तो कोई फोर्स है नहीं। और अगर ऐसा होता तो इसको हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेट करना पड़ेगा। इसको क्या ये एक्सीलरेट कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब पक्का इस पे फ्रिक्शन क्या लग रहा है, 0। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। जल्दी से यहां तक लिखो, थोड़ा देर हम दूर से शूट करते हैं और कुछ और चीजें बतानी है इसमें, इसलिए ठीक है। तो जल्दी से लिख लो यहां तक। फ्रिक्शन इस पे एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये मत सोचना कि फ्रिक्शन हमेशा लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है कि दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो। यहां तो होना ही नहीं चाह रहा था भाई। अरे जब आप इसको रखे तो क्या थोड़ी टेबल उधर जाना चाह रहा था, टेबल जाना चाह रहा था, नहीं जाना चाह रहा था, तो फ्रिक्शन एक्ट क्यों करेगा, इसीलिए फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा। नोट करो यहां तक। चलो अब आपको मानना पड़ेगा, मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, और हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे। अब हम इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं धीरे से, ठीक है। ये जमीन पे सरक नहीं रहा, देखो हम फोर्स लगाए, ये हिल रहा होगा, थोड़ा सा अनबैलेंस है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बट ये मूव नहीं कर रहा। तो मान लो कि हम यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाए। कितना लगाए, 1 न्यूटन। कितना लगाए, 1 न्यूटन। अब मेरा वही सवाल है, फ्रिक्शन लग रहा तो कौन सा फ्रिक्शन है और किधर लग रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो देखो ग्राउंड के रिलेटिव ये सरफेस मूव कर रहा है, हम कहाँ फोर्स लगा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। कॉन्टैक्ट सरफेस कहाँ है, यहाँ है ना, तो फ्रिक्शन लगेगा तो यहीं लगेगा। क्या ग्राउंड का रिलेटिव टेबल आगे जा रहा है, नहीं मूव कर रहा है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तो श्योर है, ये तो श्योर है ना। होगा तो स्टैटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम क्या किए कि सोचे कि इसका एक्सीलरेशन क्या है, 0। हॉरिजॉन्टल में भी एक्सीलरेशन क्या दिख रहा है, 0। मतलब हॉरिजॉन्टल में भी इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। मतलब अगर हम इधर 1 न्यूटन लगाए तो पक्का स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन ही होगा इधर। अब फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा, अब फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा। स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक कितना, तो जितना हम लगाए, किधर, हाँ। अब यहां डायरेक्शन देखो, जब हम इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाए तो इस टेबल का टेंडेंसी किधर मूव करने का, राइट साइड। तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ग्राउंड के रिलेटिव इस पॉइंट का टेंडेंसी अब किधर हो गया, इसलिए बोलते हैं ये रिलेटिव मोशन को भी अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को कब, जब काइनेटिक फ्रिक्शन। और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन कब, अभी। देखो ना, जैसे आप इसको इधर पुश करोगे तो ग्राउंड के रिलेटिव ये कांटेक्ट पॉइंट किधर जाना चाहेगा, आगे, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे। अब हम बोले कि चलो इसको 1 से बढ़ा के 2 किए, ठीक है, और जोर से हम पुश किए, अभी भी मूव नहीं किया। तो जैसे ही हम इसको 2 किए होंगे तो ये फ्रिक्शन भी अपने आप को बदल के क्या कर लिया होगा, 2। अरे वाह, ये फ्रिक्शन तो बढ़ गया, चेंज भी हो गया। 2 ही नहीं, अगर हम 1.1 किए होते तो ये 1.1 करता, यानी 2 तक मूव नहीं किया। मतलब ये फ्रिक्शन 0 से बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है, 2 तक, और हर वैल्यू पे जा सकता है।
ऐसा मत सोचना कि सर 1 से 2 के बीच में गया और 1.5 किए तो मूव कर जाएगा, ना 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 ना। अगर 1 पे मूव नहीं किया और 2 पे भी मूव नहीं किया, मतलब इसके बीच का सारा वैल्यू ले सकता ही है। आप 1.1 भी लगा मूव नहीं करेगा, 1.2 भी लगा मूव नहीं करेगा। फिर इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते मान लो हम इस वैल्यू को ले गए 8 न्यूटन और देखें ये अभी भी मूव नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज हमको फील हो रहा है कि यह मूव कर जाएगा, हमको फील हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको कहां तक ले गए 8 न्यूटन। तो फ्रिक्शन भी पक्का उस समय कितना लग रहा होगा 8 न्यूटन, क्योंकि एक्सिलरेट नहीं कर रहा। और सर ये तो गजब का फोर्स है, 0 से स्टार्ट हुआ, 0.01, 0.2, 0.3 हर वैल्यू लेता, कहां तक पहुंच गया 8 तक। लेकिन हम देखें कि अब जैसे ही इसको 8 से और जोर से पुश किए तो ये मूव कर गया। अच्छा, मूव करेगा तब तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं, कौन स्टार्ट हो जाएगा काइनेटिक। लेकिन जस्ट 8 के जस्ट बाद, यानी जैसे ही हम इसको 8.00000001 किए तो ये मूव कर गया। मतलब मेरा फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0 से लेके कहां तक चला गया 8 तक, और 8 से आगे नहीं जा पाया। उसके बाद तो ये मूव करने लगा। फिर क्या हो गया, अब देखो इससे जैसे ज्यादा फोर्स लगा है 8 से ज्यादा, तो अब ये आगे मूव करने लगेगा। तो अब इधर, अच्छा फ्रिक्शन अब पीछे लगेगा कि आगे, अभी भी इधर ही लगेगा, क्योंकि अब ग्राउंड के रिलेटिव ये ब्लॉक किधर जाने लगा आगे। अब कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक, और उसका वैल्यू लगभग 8 के बराबर ही होगा, वो छोड़ दो। अब हम इस पे 9 लगा देंगे तो भाई जब 8 पे ही मूव कर गया तो 9 पे भी तो मूव कर रहा होगा, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा काइनेटिक, कितना उतना ही। अब आप फोर्स कुछ भी कर दो बट फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स हो गया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का तो वैल्यू फिक्स है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स नहीं है। ये 0 से बढ़ते 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 8 तक गया। 8 तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मान लो, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये मत सोचना, अब रट मत लेना कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से 8 तक जाएगा। अब नालायक, इसका मतलब है कि आप किसी भी भारी चीज को ठेल के देखो, थोड़ा फोर्स में नहीं हिलता, और ज्यादा लगाते तो भी नहीं हिलता, मतलब पक्का जो फोर्स रोक रहा है वो भी बढ़ रहा होगा, है ना। अब बोलोगे कि सर वो मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा, नहीं, तब तो वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। हम लगाएं 1 और ये लगा दे 8, हाँ वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब क्या होगा, आप इधर पुश किए 2 से और फ्रिक्शन कितना लगा दिया 8, तो ब्लॉक किधर चलने लगेगा इधर। अब देखो एक्सीलरेशन किधर हो जाएगा, देखो वो भी आप चेक कर सकते हो तुरंत, वो भी आप चेक कर सकते हो कि हम लगाए 2, सर हम नहीं मानेंगे कि ये 0 से 8 तक लगाएगा, ये सीधा 8 लगा देगा जो इसका मैक्सिमम है। ठीक है, लगा दो, फ्रिक्शन लगा दिया 8, जैसे 8 लगाएगा तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा आपकी तरफ, तो कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी किधर हो जाएगी इधर। देखो जिधर ग्राउंड के रिलेटिव इसका वेलोसिटी किधर राइट, फ्रिक्शन राइट लग ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन। देखो यहां रिलेटिव मोशन के डायरेक्शन में आ गया, और फ्रिक्शन मोशन को अपोज करे ना करे, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को तो अपोज करेगा, और यहां ग्राउंड के रिलेटिव ये इधर मूव करने लगा और फ्रिक्शन भी इधर लग रहा जो कि पॉसिबल नहीं। समझ में आ रहा है, यहां तक कि बातों को लिखो अपने लैंग्वेज में कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स होता म्यू के एन, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, ये 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है ना। अब कोई भी चीज है, बड़ा अलमीरा है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा, छोटा अलमीरा है तो ये 8 न्यूटन पे मूव करने लगा, और बड़ा अलमीरा होता तो कितने पे मूव करने लगता 50 पे। अरे समझ में आया, लेकिन ऐसा थोड़े कि अलमीरा हिलता ही नहीं, आपसे नहीं हिलता, किसी मजबूत आदमी से हिलता। अरे समझ में आ रहा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन के टेंडेंसी को अपोज करता है, मतलब जैसे रिलेटिव मोशन होना चाहेगा तो वो उतना वैल्यू लगा देगा कि रिलेटिव मोशन ना हो, फिर आप बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ा लेगा, फिर आप वैल्यू बढ़ाओगे तो वो और बढ़ा लेगा, है ना। लेकिन उसका भी तो एक औकात है, अरे फ्रिक्शन का भी तो एक औकात है, तो उस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा
नहीं लगा सकता। जैसे इस केस में मैक्सिमम वैल्यू हम कितना बोल रहे हैं, 8 न्यूटन, है ना। तो ये मत रटना कि स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके 8 के बीच में लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक लगता है। कहां तक, मैक्सिमम, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है, तो ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा इतना ही लगेगा, नहीं, ये 0 से लेके वहां तक में कुछ भी लग सकता है। ये चीज को ध्यान से समझते जाइएगा। जैसे हम 1 लगाए तो 1 लगा दिया, 2 लगाए तो 2 लगा दिया, 3 लगाए तो 3 लगा दिया। बेसिकली फ्रिक्शन चाह क्या रहा, फ्रिक्शन बेसिकली चाहता क्या, अगर ध्यान से समझो तो ये दो सरफेस है ना कांटेक्ट में, फ्रिक्शन चाहता है कि ये एक दूसरे के रिलेटिव मूव ना करे। ध्यान से सुनो, ये मूव करे ही ना, और अगर करे तो भी ये उस रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। और जब मूव करने की कोशिश कर रहा है तो उस टेंडेंसी को अपोज करता है ना। तो जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक, और जब होने लगा तो काइनेटिक। लेकिन दोनों रिलेटिव मोशन को अपोज ही करेगा, मोशन को अपोज नहीं करेगा। किसको, रिलेटिव मोशन को। चाहे रिलेटिव मोशन को अपोज करो, चाहे उसके टेंडेंसी को अपोज करे। समझ में आ रहा है, पक्का, यहां तक नोट डाउन करो। तो आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन के, कांटेक्ट पॉइंट के रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा आपका जो कांटेक्ट पॉइंट का रिलेटिव मोशन का जो टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट लगेगा, है ना। और बेसिकली ऐसे समझो कि फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है कि दो सरफेसेस में रिलेटिव मोशन हो ही नहीं। जो दो कांटेक्ट सरफेस में है उनमें रिलेटिव मोशन हो ही नहीं, और हो तो भी ये उस रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज। जब नहीं हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन के फॉर्म में रोकेगा, और जब रिलेटिव मोशन होने लगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्म में जाके रोकेगा, लेकिन रोकेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। ये 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक वैरी कर सकता है। ये 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक वैरी कर सकता है। कोई दिक्कत? 0 हो सकता है जब जरूरत नहीं हो फ्रिक्शन की। जैसे हम अलमीरा को पुश ही नहीं कर रहे थे, तो अलमीरा ग्राउंड के रिलेटिव किधर जाना चाह रहा होगा, बोलो? किधर भी नहीं। जब इसका टेंडेंसी भी नहीं है मूव करने का, तो फ्रिक्शन क्यों एक्ट करेगा? फ्रिक्शन गधा थोड़ी है, फ्रिक्शन बहुत समझदार फोर्स है। आपको लगता होगा फ्रिक्शन बुरा है, मेरे हिसाब से तो फ्रिक्शन बहुत अच्छा है। वो हमेशा चाहता है कि इन दोनों सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, दोनों साथ साथ रहे, है ना। वो तो प्यार बना के रखना चाहता है ना। फ्रिक्शन विलन नहीं है, फ्रिक्शन हीरो है कि नहीं? अच्छा, तो जब रिलेटिव मोशन नहीं होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो कुछ ऐसे लिख सकते हो, 0 से लेके μsn तक होता है, μsn तक। भाई ये μsn क्या है? तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। n क्या है? नॉर्मल। तो आपसे अगर कोई पूछे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू μsn होता है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेके μsn के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि रिलेटिव मोशन ना हो, है ना। बस फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन की चाहत क्या है? रिलेटिव मोशन ना हो, जो कांटेक्ट सरफेस है उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, ठीक है। तो
कल हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन पे, ठीक है, और कैसे सवाल को टैकल करते हैं हम लोग केसेस में सीखेंगे, केस वाइज ही चलेंगे। और हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि स्टार्टिंग में आप भी बिल्कुल जैसे हम केस वाइज बताएंगे वैसे ही चलो, कोई ट्रिक, कोई फालतू का इधर उधर से जो होता ना झोल मोल वाला मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से चलो। हो सकता है शुरू में आपको लगे कि सर टाइम लग रहा, लगने दो, समय के साथ अपने आप फास्ट हो जाओगे। और आप सोचोगे सर 4 केस लेना पड़ेगा, सर 2 केस लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना तो कई केस तो आप बिना सॉल्व किए बोल सकते हो कि ये नहीं होगा, है ना। तो अभी अगर 4 केस हमको दिख रहा था, हम चारों केस पे बात करें, है ना, बिल्कुल तरीके से चलेंगे, तो बिल्कुल केस वाइज बात करेंगे, कोई दिक्कत। अच्छा वो तो कल की बात है। फिर कल हम जहां से शुरू करेंगे वो सवाल लिख लो कि जब एक आदमी सड़क पे दौड़ रहा है, जब एक आदमी सड़क पे दौड़ रहा और पैर ऐसा ऐसा करके नहीं, जैसे आप बचपन में तमीज से चलना सीखे हो या दौड़ना सीखे हो, मान लो ये चल रहा, ठीक है, एक आदमी सड़क पे चल रहा और चल रहा है कि उसका रफ्तार बढ़ रहा, ऐसे चल रहा है कि उसका रफ्तार भी समय के साथ बढ़ता जा रहा है ना, धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ा रहा है। और वो पैर घसीट के नहीं चल रहा, जैसे मम्मी तमीज से चलना सिखाई है बचपन में वैसे चल रहा है ना, पैर घसीट के घर में चलते हो तो कितना जोर से डांट सुनते हो, तो घसीट के नहीं चल रहा, बिल्कुल सही से चल रहा है। तो आपको बताना है कि इस आदमी पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कि स्टैटिक फ्रिक्शन, और किधर एक्ट कर रहा है और किधर एक्ट कर रहा है। इस आदमी पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये आदमी मान लो राइट साइड में चल रहा है ना, इसका एक्सेलेरेशन किधर है, राइट साइड। एक्सेलेरेशन मतलब इसका रफ्तार बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अपनी कहानी कल यहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा हो। बाकी रात में जो हम लोग का डिस्कशन होगा उसमें ज़रूर आइएगा, डिस्कशन में हम लोग, और जो आपका डाउट रह गया वो जूम के थ्रू सॉल्व करना।